हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस ज्योग्राफी की कड़ी में इतने सारे लेक्चर होने के बाद ये भू आकृति विज्ञान का लगभग संपूर्ण भू आकृति विज्ञान समाप्त होने जा रही है। ये शायद ये लास्टवां लेक्चर है, तो आज हमारा भू आकृति विज्ञान समाप्त हो जाएगा। आज हमारा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के प्रकार और विश्व वितरण के बारे में आज का टॉपिक है, तो इसके बारे में देखते हैं। और बाकी ज्वालामुखी का एक लेक्चर और हो चुका है, उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिए। तो देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में और विश्व वितरण के बारे में। ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं। उद्गार के ढंग के आधार पर कल भी हमने जाना और आज हम दोबारा इसको पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। उद्गार के ढंग के आधार पर ज्वालामुखी प्रक्रिया को या प्रकार को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक केंद्रीय ज्वालामुखी और दूसरा दरारी ज्वालामुखी। केंद्रीय ज्वालामुखी प्रक्रिया में दो अभिसरण की प्लेटें आपस में टकराती हैं और जो भारी प्लेट होती है वो एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट चली जाती है, यानी एक महाद्वीपीय प्लेट होती है और एक महासागरीय प्लेट। तो जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो हल्की होती है और महासागरीय प्लेट भारी होती है। जब भारी होने के कारण वह महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है, तो नीचे जाती है, वहाँ पर क्या है, मैग्मा चैम्बर। जब मैग्मा चैम्बर पर महासागरीय प्लेट प्रवेश करती है एस्थेनोस्फीयर में, तो इतना ताप होने के कारण, अत्यधिक ताप होने के कारण चट्टान पिघलने लगती है। और जब यह पिघलती है तो केंद्रीय ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है या केंद्रीय ज्वालामुखी का निर्माण होता है। यह विनाशकारी या इस प्लेट को विनाशकारी या व्ययित ज्वालामुखी भी कहा जा सकता है। यहाँ पर हमने बताया है कि लिथोस्फीयर 0 से 100 डिग्री के बीच होता है, 100 किलोमीटर के बीच। उसके नीचे जाएंगे 200 के बीच में एस्थेनोस्फीयर होता है, जहाँ पर मैग्मा चैम्बर होता है। इसी प्रकार से जो दरारी ज्वालामुखी है उस पे दो अपसरण प्लेटों का या डाइवर्जन प्लेटों का आपस में टकराती नहीं है। दरारी के ज्वालामुखी में जो अपसरण वाली प्लेटें हैं वो आपस में टकराती नहीं हैं, दूर दूर जाती हैं। जब दूर दूर जाएंगी तो बीच में एक छिद्र का निर्माण होगा और उस छिद्र के द्वारा ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो हमने देखा ज्वालामुखी प्रकार में उद्गार के ढंग के आधार पर दो प्रकार थे, केंद्रीय ज्वालामुखी और दरारी ज्वालामुखी। केंद्रीय ज्वालामुखी अधिक भयानक होता है, तेज आवाज़ के साथ इसका उद्गार होता है, लेकिन जो दरारी ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी है, उस पर आवाज़ के साथ उद्गार या विनाशकारी उद्गार नहीं होता है। आगे देखते हैं क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, यानी एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और डेड वोल्केनो। तो देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। वे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान में गैस, लावा, मैग्मा आदि का उद्गार हो रहा है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सक्रिय मतलब क्रियाशील है, सक्रिय है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में इस समय वर्तमान में गैस, लावा और मैग्मा का उद्गार हो रहा है। ऐसे ज्वालामुखी प्रक्रिया को सक्रिय ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है एस्ट्रोम्बोली। यह लिपारी द्वीप पर है, आइसलैंड में। इसे स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे है और देख लेते हैं कुछ ज्वालामुखी कुछ और हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, मोना लोवा ये हवाई द्वीप पर है, आइसलैंड में, यूएसए में है। अगला है किलायू, ये भी हवाई द्वीप पर है, आइसलैंड है या यूएसए में है। और ये है बुरान, इंडिया में है। इसके बाद अगला है मायोन, फिलीपींस में है, मिरापी इंडोनेशिया में है, माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका में है और हेक्ला और लाकी ये आइसलैंड में है। तो ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण थे। आगे देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, उसके बारे में भी जानते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी कहलाते हैं जिनके वर्तमान में उद्गार नहीं हो रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी में वर्तमान में उद्गार हो रहा था, उसमें लावा, गैस, जलवाष्प आदि सब निकल रहे थे, उसमें उद्गार हो रहा था, तो उसका नाम था सक्रिय ज्वालामुखी। लेकिन सुषुप्त ज्वालामुखी में वर्तमान में उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में ये उद्गार की संभावना दिखाई दे रही है कि भविष्य में कभी इसका उद्गार हो सकता है। कुछ सुषुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले है विसुवियस, इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, सांतना यूएसए में है, शास्ता यूएसए में है और कटमई ये अलास्का में है। तो ये कुछ सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण थे। अगला देखते हैं मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुआ है। जो मृत ज्वालामुखी हैं इनमें ऐतिहासिक काल में इनका उद्गार नहीं हुआ है तथा भविष्य में उद्गार की संभावना ना के बराबर है। एक ऐसा ज्वालामुखी था जो सुषुप्त ज्वालामुखी था, उसमें वर्तमान में उद्गार नहीं हो रहा था, लेकिन भविष्य में उसकी संभावना थी कि कभी उद्गार होगा। लेकिन मृत ज्वालामुखी में ये ऐतिहासिक काल में कभी इसका उद्गार नहीं हुआ, भविष्य में उद्गार होने की संभावना ना के बराबर है कि कभी इसका उद्गार होगा भी। कुछ मृत ज्वालामुखी के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, उनको बारे में जान लेते हैं हम। जैसे माउंट पोपा, यह म्यांमार में है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देवमंड यह ईरान में है, कोह सुल्तान ये ईरान में है, किलिमंजारो तंजानिया में है और नारकोंडम यह इंडिया में है। सबसे महत्वपूर्ण है नारकोंडम और माउंट पोपा, ये दोनों अक्सर परीक्षाओं में इन दोनों को पूछते हैं। आगे देखते हैं ज्वालामुखी का विश्व वितरण विस्तार। देखते हैं किस प्रकार का विश्व में इसका प्रभाव होता है ज्वालामुखी का। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी अगर कहा जाए तो परिप्रशांत पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। परिप्रशांत पेटी में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, मतलब 60% ज्वालामुखी प्रक्रिया परिप्रशांत पेटी में प्रारंभ होती है। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पेटी, मध्य महासागरीय कटक की पेटी और चौथी है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी पेटी। तो सबसे पहले देखते हैं परिप्रशांत पेटी के बारे में। परिप्रशांत पेटी में सर्वाधिक विस्तार यहीं पर होता है, परिप्रशांत पेटी में होता है और सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रक्रिया भी परिप्रशांत पेटी में प्रारंभ होती है। प्रशांत महासागर के चारों ओर यह पेटी पाई जाती है और अभिसारी सीमांत पर यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कुछ परिप्रशांत पेटी के ज्वालामुखी हैं जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट
अंटार्कटिका में है। ओएस डेल सलाडो चिली में है, जो अर्जेंटीना में आता है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। हेलन ये है मार्कियो में है। शाइस्ता यूएसए में है। फ्यूजियामा जापान में है। माउंट टेल और माउंट मियोन ये सब तीनों ये फिलीपींस में हैं और ये न्यूजीलैंड में है। आगे देखते हैं मध्य महाद्वीपीय कटक। ये कनारी आइलैंड से लेकर पपुआ न्यू गिनिया तक के मध्य इसका क्षेत्र फैला हुआ है। भूमध्य सागर, पश्चिमी एशिया, म्यांमार, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया इसके अंतर्गत ये चारों तरफ इतने जगह पर फैला हुआ है। कुछ क्षेत्र हिमालय प्रदेश यहाँ इसके मध्य के अंतर्गत आता है, मध्य महाद्वीपीय कटक के अंतर्गत आता है, लेकिन हिमालयन प्रदेश में अभी तक कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है। अगला है मध्य महासागरीय कटक। यह महासागरों के मध्य अपसारी सीमांत पर इनकी 2 रेंज हैं, जो है मिड अटलांटिक रेंज और मिड इंडियन रेंज। इसके अंतर्गत चैलेंजर और डॉल्फिन 2 कटक मिलते हैं जो इंडियन रेंज में आते हैं, और मिड अटलांटिक रेंज में हेगला और लाकी ये अटलांटिक के अंतर्गत दोनों ज्वालामुखी आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।